हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। दोस्तों, एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स की जो 8th क्लास की सीरीज़ चल रही है हमारी, तो उसमें आज की इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 11 डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चैप्टर 11 है बल तथा दाब। ठीक है, तो इसमें हम लोग फोर्स और प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। प्रेशर के बारे में हम लोग ने थोड़ा मतलब हमारा जो 7th क्लास है उसमें भी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था। ठीक है, जो वो चक्रवात वगैरह आते हैं तो वो कैसे इसमें प्रेशर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, वायुमंडलीय प्रेशर का कैसे, वायुमंडलीय दाब जो है उसका कैसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो उसी से रिलेटेड थोड़ा सा यहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बल के बारे में देखते हैं। बल क्या होता है, यहाँ पे देखिए बल को दिखाया गया है, एक मिनट। देखिए बल जो है इसको दिखाया गया है किस तरीके से कि इसको अपकर्षण और अभिकर्षण कहा गया है कि बल जो होता है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, यानी कि ये अपकर्षण अभिकर्षण वाला जो वर्क हो रहा होगा तो उसी को ही हम कहेंगे कि यही बल है। अब अपकर्षण और अभिकर्षण होता क्या है, तो सबसे पहले बल को देखते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के धक्के जिसे हम अभिकर्षण कहते हैं, यानी अभिकर्षण को हम कहेंगे पुश। ठीक है, तो पुश या फिर खिंचाव जिसे हम कहते हैं पुल, अपकर्षण को कहते हैं पुल। तो पुश या पुल का जो मतलब ये जो क्रिया होती है, धक्का देना या खींचना, ये इसमें जितनी भी ताकत लगती है, जो जो भी इसमें इसको वर्क करने में जो पावर लगती है, उसी को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, तो मेनली बल को अगर डिफाइन करेंगे तो पुश एंड पुल इज कॉल्ड बल। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति जो होगी वो बल लगने के कारण होगी। यानी हम किसी भी वस्तु को अगर हम गति दे रहे हैं तो हम पुश धक्का दे करके गति दे सकते हैं या फिर खींच करके गति दे सकते हैं। ठीक है, तो मेनली वो किसकी वजह से होगी, बल की वजह से होती है। बल कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रियाओं के कारण उनके बीच लगता है। जो दो वस्तुएं होती हैं, अब मान लीजिए आप धक्का दे रहे हैं तो धक्का आप एक होंगे, एक वस्तु कह सकते हैं, और दूसरी जिस ऑब्जेक्ट को आप धक्का दे रहे हैं, तो दोनों वस्तुओं के बीच के संपर्क जो होता है, जो अन्योन्य क्रियाएं इन दोनों के बीच में हो रही होती हैं, उसी को ही हम यहाँ पे बल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जब किसी वस्तु एक ही दिशा में मतलब कोई भी वस्तु है उसमें जब हम एक ही दिशा में बल लगाते हैं तो वे आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कोई बॉक्स है, ठीक है, दो पर्सन है, वो उस बॉक्स पर एक ही तरफ से फोर्स लगा रहे हैं दोनों लोग, तो क्या होगा, इन दोनों के द्वारा लगाया गया जो बल है वो आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो वो ज़्यादा जब आपस में जुड़ जाएगा तो ज़्यादा जल्दी से जो है ये बॉक्स जो है वो अपनी जगह मतलब कि अपनी जगह से खिसक जाएगा। दूसरा ये है यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, अपोजिट दिशा में, जैसे ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में एक जो है, एक जो पर्सन है वो इधर से फोर्स लगा रहा है और एक पर्सन इधर से फोर्स लगा रहा है, तो यानी इसकी विपरीत दिशा में अगर हम काम कर रहे हैं तो इस पर लगने वाला कुल नेट बल जो होता है वो दोनों के बलों के अंतर के बराबर होता है। यानी ये जितना भी फोर्स लगा रहा है, जैसे ये 5 मतलब यहाँ पे जो है ये जितना फोर्स लगा रहा है, ये जितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है, 5 न्यूटन का बल इसे हम कह सकते हैं। तो दोनों के फोर्स में क्या होगा, दोनों को जब हम मेजर करेंगे तो उनमें हम माइनस जब करेंगे तो जो आएगा उसका जो मतलब आंसर आएगा वही हमारा मेन बल यहाँ पे कहलाएगा। तो इसमें हम मेनली कह सकते हैं कि नेट बल क्या होता है, अंतर के बराबर होता है। इसी के आधार पर ये कह सकते हैं, इस प्रकार एक बल से दूसरा बल जो होता है वो बड़ा छोटा बराबर हो सकता है। ये जब विपरीत कंडीशन, विपरीत दिशा वाली कंडीशन जब आती है तब हम किसी भी फोर्स को, हो सकता है एक पर्सन जो है ज़्यादा फोर्स लगा रहा हो, एक कम लगा रहा हो, तो इससे हम ये कह सकते हैं बल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, बल की प्रबलता प्रायः इसके परिमाण से मापी जाती है। जो मेन इसका जो आंसर आता है उसी से ही बल की जो प्रबलता है कि बल स्ट्रांग है या वीक है, उससे ही मापी जाती है। ठीक है, फिर देखिए यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है। अभी हम लोग ने देखा कि जैसे कोई वस्तु है वो यहाँ पे स्थिर थी, जब उस पर फोर्स लगाया गया तो उसने अपनी जगह चेंज कर ली। या फिर कुछ ऐसे कह सकते हैं, जैसे कोई बॉल है, ठीक है, बॉल को आपने क्या किया, इसमें चाल बदलने की यहाँ पे बात की जा रही है कि बॉल है उसको आपने एक बार उसको ऊपर से नीचे से गिराया, फिर उसके बाद नीचे गिराया तो नीचे जो है जब नीचे का प्रेशर, नीचे जो ज़मीन है वो भी तो उसको ऊपर की तरफ धक्का देगी, तो फिर प्रतिक्रिया जब होगी तो उसको हम अगर एक बार और कस के उस पर प्रेशर या फिर फोर्स लगाएंगे तो वो उसका मूवमेंट और तेज़ी से होने लग जाएगा और तेज़ी से वो अप डाउन करेगी। ठीक है, तो मेनली यही है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है। ये भी एक काम है। यदि लगाया गया बल जो है वो अगर गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
कोई वस्तु है, जैसे हमारे पास, जैसे बचपन में हम लोग टायर वगैरह यूज़ करते थे, इसको सर्कुलर फॉर्म में इसको मूव कराते थे, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, यदि अगर जो बल है वो अगर गति की दिशा में, या कोई गाड़ी है उसकी दिशा में, जिस तरफ वो जा रही है उसकी दिशा में अगर हम उसके ऊपर बल लगा रहे हैं तो क्या होगा कि जो वस्तु की चाल होगी, यानी उस गाड़ी की या कोई साइकिल वगैरह है उसकी जो है चाल बढ़ जाएगी। और अगर विपरीत दिशा में, जैसे हम किसी साइकिल से जा रहे हैं और फिर उसकी विपरीत दिशा में कोई हमको रोक रहा है, तो क्या होगा कि वो जो चाल होगी वो हमारी घट जाएगी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्क है यहाँ पे, कि अगर दिशा में लग रही है तो चाल, बल जो है वो दिशा में लग रहा है वस्तु की गति की दिशा में, तो जो है चाल जो है वो बढ़ जाएगी, और अगर विपरीत लग रहा है तो घट जाएगी। नेक्स्ट है, बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था, उसकी जो स्टेट है और उसकी जो चाल है उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात है। कोई बॉक्स लिया है, मतलब जैसे बॉक्स हो जाएगा आपका दफ्ती वगैरह का, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी बॉक्स लिया, ऐसा बॉक्स कि जिस पर हम अगर जो है बल लगाएं, फोर्स लगाएं, तो वो उसका साइज़ चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे कोई बलून ले लिया, ठीक है, या फिर कोई जो है रबर की बॉल ले ली, तो इस पर जब इस पर हम बल लगाते हैं तो इसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये था, यहाँ पे बल दिया गया था और उसकी प्रॉपर्टीज़ दी गई थी। अब आगे हम देखेंगे कि और किस तरीके के बल होते हैं। तो सबसे पहले संपर्क बल। संपर्क बल कांटेक्ट में आकर के जो है फोर्स लगता है उसी को हम संपर्क बल कहेंगे। इसमें सबसे पहला है पेशीय बल, ठीक है, मस्कुलर फोर्स जो होता है किसी वस्तु को ढकेलने। अब किसी वस्तु को हम ढकेल रहे हैं या पानी की बाल्टी को हम उठा रहे हैं, तो उसमें बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। तो जो भी फोर्स लगता है वो हमारे शरीर की मसल्स के द्वारा लगता है। इसी बल को पेशीय बल कहते हैं। अब पेशीय बल के, जैसे कुली है, ठीक है, वो अगर किसी भी बॉक्स वगैरह या किसी चीज़ को अगर वो उठा रहा है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होगा, वो पेशीय बल के कारण ही होगा। पेशीय बल के कारण शरीर की गति भी होती है। शरीर में जो ऑर्गन्स वगैरह हैं, मतलब कि बॉडी पार्ट्स जितने भी होते हैं उनका मूवमेंट भी वो मुड़ते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं, पेशीय बल की वजह से होते हैं। ये एक संपर्क बल है, क्योंकि जो पेशियाँ होती हैं वो वस्तु के संपर्क में होती हैं। अगर हम किसी बाल्टी को उठा रहे हैं तो हम हाथ से उसका हैंडल वगैरह जो होगा उसको हम पकड़ेंगे, ठीक है, तो मतलब हमारी मसल्स जो हैं वो उस ऑब्जेक्ट के संपर्क में होंगी, इस वजह से ये एक संपर्क बल है। इसके बाद आता है घर्षण। घर्षण जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण है, ठीक है। घर्षण क्या है कि वस्तुओं की गति की जो अवस्था है, जो भी अब जिस भी स्पीड, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर स्पीड में जा रही है, ठीक है, तो उसकी स्पीड में किसी भी तरीके का चेंज जो हो रहा है तो वो किसके कारण हो रहा है, घर्षण बल के कारण हो रहा है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है, जितनी भी गतिशील वस्तुएं, स्थिर वस्तुओं पर नहीं लगेगा, जितनी भी गतिशील वस्तुएं हैं। इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे उदाहरण देखिए, फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल। जैसे हमने एक बार फोर्स लगाया, मतलब हमने बॉल जो है उसको मूव करा दिया, ठीक है, वो अगर किसी जो है सरफेस पर मूव कर रही है तो एक समय हम देखेंगे कि उसका जो मूवमेंट होगा वो धीरे धीरे, जैसे पहले स्पीड में होगी, फिर धीरे धीरे उसका वो स्लो होती जाएगी। उसकी स्पीड स्लो होते होते एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पर रुक जाएगी, ठीक है। तो ये जो बॉल है, जो गेंद है, और जो जिस फर्श पर या जिस सतह पर वो मूव कर रही है, उन दोनों की बीच में जो फोर्स लग रहा होता है उसी को हम घर्षण बल कहते हैं। आपने देखा होगा कि साइकिल है, साइकिल में जो ब्रेक लगी रहती है, ब्रेक का नीचे जो हिस्सा होता है वो टायर से अटैच रहता है। तो जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तो वो जो पोर्शन होता है वो टायर से जब सट जाता है तो उससे उसके पास एकदम दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट होने पर ही घर्षण बल जो है काम करता है, ठीक है। तो ये था घर्षण बल के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है घर्षण बल। इसके बारे में हम लोग जब आगे नेक्स्ट 9th में पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल में इसमें रहेगा। इसके बाद आते हैं असंपर्क बल, ठीक है। तो हमने देखा कि जो घर्षण बल था और जो पेशीय बल था, दोनों में ही दो जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी आपस में कांटेक्ट हो रहा था, ठीक है। तो कांटेक्ट होने पर ही ये जो मतलब कि बल है वो काम कर रहे थे। अब असंपर्क बल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे चुंबकीय बल। एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। मैग्नेट जो है वो कांटेक्ट में नहीं भी आए हैं तभी भी फोर्स लगा सकते हैं। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। जैसे कि एक इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं
कि जैसे हमने क्या किया कि पेंसिल एक तरफ हमने एक मतलब कि दो साइड में 2-3 पेंसिलें हमने रख दी, एक तरफ एक मैग्नेट रखा, दूसरी तरफ दूसरा मैग्नेट रखा। तो मैग्नेट से हमने क्या किया कि जब हम लोग ने इसमें हम लोग ने 2 तरीके के हम लोग को फोर्स देखने को मिलते हैं, एक तो आकर्षण का बल देखने को मिलता है, एक प्रतिकर्षण का बल देखने को मिलता है। तो मैग्नेट के विपरीत जो है मतलब अपोजिट जो पोल होंगे वो हम जब पास में जैसे ही रखेंगे, मतलब एक दूसरे के अपोजिट वाला जो हम रखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो पेंसिल जो नीचे रखी हुई है उनमें वो पेंसिल जो है वो भी मूव कर जाएंगी। ठीक, वही हम ये देखेंगे अगर हम अपोजिट पोल सेम पोल अगर रखते हैं तो पेंसिल जो नीचे जिनके ऊपर मैग्नेट रखा हुआ एक दूसरे को रिपल करेंगे तो उनका भी मूवमेंट हो जाएगा, यानी कि दूर एक दूसरे से होने लग जाएंगे। तो ये क्या है कि कॉन्टैक्ट भी नहीं हुआ है लेकिन फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, तो इसी को ही हम आसंपर्क बल कहते हैं। इसके बाद है स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल क्या होता है? एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु, आवेशित हो या फिर अनावेशित हो, उस पर लगाया गया जो बल है वो स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए यह बल असंपर्क बल का एक अन्य उदाहरण है। जैसे कि ऐसे देख सकते हैं कि जैसे हमने एक स्ट्रॉ लिया, उसको हमने क्या किया कि जो है उसको हमने सिंपल एक स्ट्रॉ था जिसको हमने थ्रेड से उसको बांध करके उसको लटका दिया। ठीक है, एक दूसरा स्ट्रॉ लिया, उसको हमने क्या किया, कागज़ की स्लिप जो है उससे हमने उसको रब किया। उसके बाद जो लटका हुआ जो स्ट्रॉ है उसके पास जैसे ही लेकर के जाएंगे तो क्या होगा कि क्योंकि जो कागज़ पर रब किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो जाहिर है अगर उसको हम उसके पास लेकर के जाएंगे दूसरे वाले जिसमें कोई भी रबिंग नहीं की गई तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो मतलब कि दोनों स्ट्रॉ जो है वो कांटेक्ट भी नहीं है तभी भी एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन और दूसरी तरफ क्या है, तो इसके बीच में क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट तो है नहीं तो इनके बीच में वर्क क्या कर रहा होगा, ये जो स्थिर वैद्युत बल है यही ही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वही वर्क कर रही होती है। ठीक है, अगर हम इसमें ये भी कर सकते हैं, इसमें भी आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल होता है। जैसे जो लटकाया गया था स्ट्रॉ, उसको भी हमने कागज़ से रब करके हमने इसको लटका दिया, दूसरा स्ट्रॉ जो लिया उसको भी कागज़ से रब करके जो है उसके पास लेकर के गए तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करने लग जाएंगे। तो स्थिर वैद्युत बल जो होता है वो भी मतलब यहाँ पे मैग्नेट नहीं है लेकिन वो भी जो है एक तरीके से बिना संपर्क में आए अपना जो मतलब जो फोर्स है वो लगा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि पृथ्वी उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो गुरुत्वाकर्षण बल सीधा सा आकर्षण का बल होता है। ठीक है, इसमें मेनली अट्रैक्शन ही होता है, अट्रैक्ट करता है मेनली वस्तुओं को। ठीक है, रिपल वाला नहीं होगा। तो पृथ्वी अपनी ओर जो आकर्षित करती है इस बल को ही हम गुरुत्व बल या फिर जो है गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये एक आकर्षण बल है। ठीक है, अब आके देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दाब, जिसे हम प्रेशर कहते हैं। यहीं पे ही हम लोग चक्रवात वाली जो हम लोग ने जो है पूरा प्रोसेस देखी थी तो उसमें थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा। प्रेशर क्या होता है? किसी पृष्ठ के कोई भी सरफेस है उसकी प्रति इकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अब दाब का फॉर्मूला यहाँ पे देख लीजिए, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल जिस पर यह लग रहा होता है। तो यानी कि ये जो क्षेत्रफल है वो दाब के अनुक्रमानुपाती है, यानी जब क्षेत्रफल बढ़ने पर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कम हो जाता है और क्षेत्रफल कम होगा तो दाब बढ़ जाता है। आप एक जो है वो कील लीजिए। ठीक है, तो कील को अगर हम कील का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जिस पर जो है हथौड़ी से मारा जाता है तो उसको अगर हम नीचे रखेंगे, नीचे सरफेस पे रखेंगे तो उसका जो है एरिया ज़्यादा है ना, तो उस पर प्रेशर मारेंगे तो वो अंदर जो है जिस भी चीज़ पर हम कील को ठोकना चाह रहे हैं या लगाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर वो नहीं जो है मतलब कि इसके अंदर वो फिक्स नहीं होगा। वही हम क्या करें कि अगर हम जो नुकीला वाला जो है हिस्सा होता है कील का उसको अगर हम किसी वस्तु पर रखेंगे फिर हम ऊपर से अगर उस पर प्रेशर लगाएंगे तो चूँकि क्षेत्रफल कम हो गया है तो अब प्रेशर उस पर ज़्यादा लगेगा, तो प्रेशर की वजह से वो कील अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली यही है कि क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है तो इस वजह से ये ऐसा है। ठीक है, तो आप जैसे देखिए अब यहाँ पे जब हम लोग वायुमंडलीय जो प्रेशर है उसके बारे में जब डिस्कस करेंगे तब इसके बारे में और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। सबसे पहले गैसें जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों की चारों तरफ से
प्रेशर डालती हैं। आपने देखा होगा घर में हम लोग सिलेंडर, गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो उसमें उसको क्यों कहा जाता है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें गैस को इतना ज़्यादा प्रेशर डाल करके, बहुत ज़्यादा उसको प्रेस करके इतना प्रेस किया जाता है कि वो लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, ठीक है। तो उसमें मतलब कि वो सिलेंडर में आ जाती है। अब अगर वो कहीं से भी वो सिलेंडर लीक होता है, कहीं से भी ज़री सी भी अगर जगह मिलती है, तो बहुत तेज़ी से उसमें से गैस निकलती है। इसका मतलब ये है कि गैस हर तरफ से जो जिस बर्तन में है उसमें वो हर दीवार, मतलब पूरे बर्तन की चारों तरफ की जो दीवार है सब पर प्रेशर लगा रही है कि कहीं से भी वो उसको जगह मिल जाए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे पानी के भी बारे में, जो द्रव है उसके बारे में भी यहाँ पे बात करते हैं। द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं। जो वाटर होता है ये भी प्रेशर डालता है बर्तन की दीवारों पर। तभी पानी के जो पाइप होते हैं वो जैसे ही लीक होंगे तो आपने देखा होगा कि पानी जो है वो फव्वारे की तरह वहाँ से निकलता है, मतलब स्लो मोशन में नहीं निकलता है, काफ़ी स्पीड में निकलता है। अगर पानी का फ्लो उस पाइप में है और बीच में कहीं पे भी वो लीक हो जाता है या कोई छेद वगैरह अगर होता है, ठीक है, तो ये काफ़ी जो है तेज़ी से फव्वारे की तरह है, स्पीड में निकलता है पानी। इसके बाद देखिएगा, अब आता है वायुमंडलीय दाब, ठीक है। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है इसका क्या काम है? पृथ्वी के जो वायुमंडलीय वायु जो होती हैं ये पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊंचाई तक जो है ये फैली रहती हैं, ठीक है। ये जो वायु होती हैं, इन वायु के, ये जो वायुमंडलीय वायु होती है इसी के द्वारा लगाया गया जो दाब होता है उसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। मतलब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जो वो चूसक जो होते हैं, मतलब कि एक रबर जैसा शेप होता है उनका, ठीक है, उसको कहीं पे भी अगर हम किसी भी प्लेन सरफेस पे अगर लगाएं तो वो चिपक जाते हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वायुमंडलीय प्रेशर के बारे में देखना है। तो वायुमंडलीय प्रेशर किस तरीके से वर्क करता है और ये कितना ज़्यादा हो सकता है। जैसे वही जो रबर का जो वो चूसक वाला जो स्ट्रक्चर जो कुछ भी होगा, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, उसको प्रेस करके, ठीक है, सिकोड़ करके उसके अंदर जितनी भी वायु थी वो हमने सारी एयर को निकाल दिया। उसके बाद हमने किसी भी समतल सरफेस पे जब इसको फिक्स किया तो वो कम्प्लीटली फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि वो जो है रबर का जो पूरा जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एयर नहीं है, ठीक है, और बाहर से वायुमंडलीय प्रेशर तो हर किसी भी चीज़, जितनी भी चीज़ें होंगी सब पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता ही है, ठीक है। तो अब बाहर से जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा है, तो हम अगर हम उसको खींचना चाहेंगे तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हमको प्रेशर जो है इसमें डालना पड़ेगा। जर्मन के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट भी किया था कि वायुमंडलीय प्रेशर जो है वो कितना हो सकता है। तो इसी एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 2 अर्धगोले लिए थे, उसके अंदर की सारी जो वायु थी वो सब निकाल दी थी और आपस में उनको जो है फिक्स कर दिया था। उसके बाद दोनों आधे वाले जो गोले थे उनको अलग अलग 4-4 या 6-6 घोड़ों से उनको घसीटा गया था। तो 6 घोड़े भी उसको घसीट नहीं पाए थे। तो इसका मतलब कि अंदर अगर वायु नहीं है और बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि वायु भी प्रेशर डालती है, तो बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो जो है इतना ज़्यादा है कि वो मतलब वो दोनों जो बॉक्स हैं, जो अर्धगोले हैं, वो अलग ही नहीं हो सकते, ठीक है। तो यही था वायुमंडलीय प्रेशर के बारे में, ये था, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।